हाँ, नमस्कार साथियों। साथियों मैंने 4 लेक्चर पढ़ा दिए, है ना? 4 में से मतलब मैंने क्या कहते हैं कि हिंदी का विकास मैंने पढ़ा दिया और वर्णमाला पढ़ा दिया, संधि पढ़ा दिया और शब्द षष्ठव यानी कि उसमें कितने शब्द होते हैं, कैसे क्या होते हैं, तो वो वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है ना? तो आज ये मतलब 5वीं लेक्चर है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ना? ये सब ग्रामर एक मतलब क्रमवार तरीके से चलती है व्याकरण, तभी आपको अच्छे से समझ में आता भी है, ठीक बात? तो मैं जैसे मैंने बताया था उसमें कि शब्द परिवर्तन की इकाई कौन-सी है, तो कौन-कौन सी है, उसी को मैं आज चर्चा करूँगा, है ना? तो सबसे पहले मैं बात करूँगा शब्द परिवर्तन की इकाई, ठीक? तो इसमें कौन-कौन से आते हैं? लिंग, वचन, काल और कारक, कारक, ठीक है? 4 होते हैं, ठीक है? तो ये मतलब इनका इनके जैसे मैं कभी अभी बोलूँगा मान लिया सेंटेंस जब कभी भी मैं जब विकारी शब्द पढ़ाऊँगा, अविकारी पढ़ाऊँगा तो उसमें कहूँगा कि जिसमें विकार उत्पन्न होता है या शब्द में परिवर्तन होता है, तो लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर होता है, तो आप अगर ये नहीं जान पाओगे तो थोड़ा-सा वहाँ दिक्कत हो जाएगी विकारी और अविकारी शब्द में, इसीलिए मैंने पहले इनको कर लिया है, ठीक? अब विकारी शब्द की मैं बात करूँ, विकारी, मैंने बताया भी था संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। 4 शब्द मैंने बताए थे। अविकारी में मैंने क्या बताया था? अविकारी में मैंने बताया था 4 शब्द। कौन-कौन से? समुच्चय, बोधक, ठीक है? मतलब अव्यय हैं चारों। संबंध, संबंध बोधक, विस्मयादि, विस्मयादि बोधक और क्रिया विशेषण, ठीक है? तो इनमें विकार उत्पन्न होता है बदलाव, इसलिए इसमें इसी के आधार पर होगा, तो इसको पहले पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है? तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूँगा लिंग, है ना? होता क्या है, इसके बारे में चर्चा करूँगा। देखो मतलब लिंग का मतलब यहाँ पर मतलब व्याकरणिक दृष्टि से देखा जाए तो इसका मतलब होता है पहचान या चिन्ह, है ना? तो पहचान या चिन्ह इसका मैं अर्थ देखता हूँ। शाब्दिक अर्थ, तो इसका होता है चिन्ह, है ना? चिन्ह ऐसे लिखा जाता है या फिर इसका रूप ऐसे भी मिलता है, इसमें ना लगा देते हैं, ठीक है? चिन्ह। तो ये सही है, यही सही है और क्या कहते हैं आप शुरू से लिखते आए हो, वो मैं उसको एक बार बता देता हूँ, हालाँकि वो सही नहीं है व्याकरणिक दृष्टि से। आप लोग लिखते आए हो इस तरीके से, जो कि गलत है, ठीक है? बात समझो, हम जब वर्तनी शुद्धि पढ़ाएँगे उसको बहुत अच्छे से डिटेल में, तो अब हम करेंगे क्या कि लिंग की एक बार परिभाषा लिखता हूँ, ठीक है? इसको मैं विकार शब्द के पुरुष या स्त्री, जाति का बोध कराने वाली इकाई, ठीक है? लिंग कहलाती है। ठीक है? देखो आपने बात समझा नहीं, मतलब मैंने कहा लिंग, जो जिसमें स्त्री और पुरुष जाति का बोध हो, है ना? मतलब उसको डिफाइन करे, इसको बताए, वही लिंग के अंदर आता है। मतलब लिंग की परिभाषा बताती है। अब जैसे इसमें क्या होता है, मतलब संस्कृत में तो मुख्यतः मतलब संस्कृत भाषा में 3 लिंग होते हैं। एक स्त्रीलिंग होता है, एक पुरुष लिंग होता है और एक नपुंसक लिंग होता है, ठीक है? तो अब इसमें होता क्या है, उसको उभय लिंग बोल सकते हो, लेकिन जो हिंदी व्याकरण की दृष्टि में उसमें 2 ही होते हैं। तो 2 कौन-कौन से होते हैं? क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ हिंदी,
तो हिंदी की बात करूँगा, एक होता है पुल्लिंग, है ना, ऐसे लिखा होता है पुल्लिंग। अब इसको इन शॉर्ट अगर पुरुष लिंग कहोगे तो भी माना जाएगा, है ना, पुरुष लिंग, है ना। और दूसरा होता है स्त्रीलिंग, है ना, स्त्री, लिखूंगा नहीं तो तुम लोग दिक्कत हो जाएगी, स्त्री लिंग, है ना, समझ के बात। अब मैंने बताया, ठीक है। जैसे संस्कृत में एक उभय लिंग जोड़ लेते हैं, वो संस्कृत का हो जाता है, इसको पढ़ा देता हूँ, उभय लिंग, है ना, उभय लिंग या फिर इनको नपुंसक लिंग भी कहते हैं, ठीक है। तो हमको केवल केवल इसकी बात करनी है और इसकी बात करनी है, ठीक है। देखो पहले हेडिंग डालता हूँ, पुल्लिंग। ये सब पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी संस्कृत मतलब हिंदी भाषा में? दरअसल इसकी जरूरत इसलिए पड़ी, मैंने कहा इसमें परिवर्तन होते हैं विकारी शब्द बनाने में, और इसके प्रश्न भी बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। अभी पता चलेगा कैसे पूछा जाता है, तो मैं इसकी परिभाषा एक बार लिख दूं। इसमें परिभाषा वाली बात क्या रह गई, देखो जो मतलब पुरुष जाति का बोध कराए वो पुल्लिंग कहलाता है, जो स्त्री जाति का बोध कराए वो स्त्रीलिंग कहलाता है। अब यहाँ पे पुरुष का मतलब ये मानव से नहीं है, मतलब यहाँ पे जैसे कोई वस्तु भी हो सकती है और कोई चीजें हो सकती हैं, तो उसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होता है। जैसे मान लिया पुस्तक है ना, कॉपी है, पेन है, नदी है, झरना है, सब अलग अलग इसके क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। तो एक बार ये सिंपल मैं बात हूँ, वह विकारी शब्द, वह विकारी शब्द, है ना, ठीक है, जिसमें पुरुष और, अब बस पुरुष, सिर्फ पुरुष, वह हटा देता है, ठीक है। मैंने कहा विकारी शब्द जिससे पुरुष जाति बोध हो, है ना, पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अब यही परिभाषा सेम है, सेम ही परिभाषा इसकी है, स्त्री, ठीक है। ये अब देखो मैं इसको, देखिए इसमें मतलब पुल्लिंग में सामान्यतः मतलब इसे जैसे इसमें आप प्रत्यय आता है, ठीक है। दरअसल इसमें जैसे पुल्लिंग में सामान्यतः मतलब आ प्रत्यय जुड़ा होता है और स्त्रीलिंग में ई प्रत्यय जुड़ा होता है। अभी मैं इसका चर्चा करूंगा एग्जाम्पल के। तो जैसे मान लिया मैंने एग्जाम्पल दिया, जैसे मैंने दिया एग्जाम्पल, अभी थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ, उसके बाद में मैं चर्चा तो करूंगा ही करूंगा। जैसे मैंने कहा लड़का, तो इसमें लड़का आ प्रत्यय जुड़ा हुआ है, ठीक है। और मैंने कहा लड़की, है ना, तो ये तो सभी लोग जान जाएंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन बात यह है कि मैं मतलब अभी समझा रहा हूँ, लेकिन इसके जो एग्जाम्पल पूछे जाते हैं उसको मैं भर भर के एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, तो मैं उसकी चर्चा करूंगा। पुल्लिंग के उदाहरण, है ना, अब पुल्लिंग के उदाहरण कौन कौन से हैं सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा। मैंने कहा धातु, है ना, उसके बाद में अब धातु के बाद में मैंने कहा देखो धातु, उसके बाद में अन्न, है ना, और क्या कहते धातु अन्न, और उसके बाद माह, माह के बाद में आता है दिवस, है ना, और दिवस के बाद में आता है तारे, मतलब है ना, तारे के बाद में आता है रत्न, है ना, और रत्न के बाद में तारे, धातु, रत्न, उसके बाद में देश, है ना, देश, और उसके बाद में देश के बाद में क्या आता है शहर, है ना, शहर के बाद में क्या आता है देश, तारे, धातु, शहर, देश, उसके बाद में क्या कहते हैं कि
पहाड़ है ना, पहाड़, ठीक है। और पहाड़ के बाद में क्या कहते हैं, वृक्ष, ठीक है, इसको मैं, ठीक है। तो इन सब के नाम जो है पुल्लिंग में होते हैं, लेकिन होते हैं तो ठीक है, आपने कहा होते हैं, चलो अच्छी बात में मैंने मान लिया। लेकिन अब धातु में क्या सभी धातु, जैसे सोना है, ठीक है, सोना, ठीक है, तांबा, पीतल, है ना, उसके बाद में कांसा, है ना, टिन, है ना, उसके बाद में लोहा। और लेकिन एक चीज़ और है, मैं यह ब्रैकेट में लिखूंगा, इसे ये तो है ही है, और तो है ही है, और तो सब होंगे, लेकिन मैं इनको ब्रैकेट में लिखूंगा चांदी को छोड़कर, है ना, चांदी, अब चांदी को छोड़कर, है ना, ठीक है, मैंने कहा चांदी को छोड़कर, ठीक, कोई बात नहीं, चांदी को छोड़ के बाकी सारे धातु ये सब पुल्लिंग में अगर मिल जाए तो मिल जाए, ठीक है, तो लिख देना, इतना बात समझो। मैंने कहा चावल, ठीक है, मैंने कहा बाजरा, मैंने कहा गेहूं, ये सब पुल्लिंग है। मैंने कहा चना, ये सब पुल्लिंग है। मैंने कहा चना, फिर मैंने कहा मटर, मैंने कहा सरसों। लेकिन अब दिक्कत आ गई क्या, इसमें भी अपवाद है, बिल्कुल अपवाद है, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन तो हर जगह होगा। देखो कौन कौन सी चीजें छोड़कर, एक मैं तुम कहूंगा मूंग, मकई और अरहर, ठीक है, मूंग मकई अरहर, है ना, इसको छोड़कर, ठीक है। माह में जैसे हिंदी के माह होते हैं, हिंदी के माह में जैसे ज्येष्ठ, वैशाख, आषाढ़, ठीक है, श्रावण, भाद्र पक्ष जिसे कहते हैं, भाद्र पक्ष, कुंवार, कार्तिक, एंड सो ऑन, ठीक है। दिवस में, अब दिवस में कैसे आता है, सोम, वार, रविवार, मंगल वार, डॉट डॉट सो ऑन, ठीक है। तारे में जैसे बहुत सारे तारे होते हैं, नक्षत्र तारे, रत्न में जैसे बहुत सारे रत्न होते हैं, और क्या कहते हैं, जैसे बहुत रत्न होते हैं, उसको मैं पूरा लिखाऊंगा नहीं। और जैसे शहर में, जैसे कुछ शहर छूट जाते हैं ना, कुछ शहर होते हैं अपवाद में, जैसे श्रीलंका, मतलब देश की बात की जाए तो श्रीलंका जो है, श्रीलंका जो है, ये क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग है। जैसे अब भारत अपना तो स्त्रीलिंग है, तो इसको दूसरे कलर से लिखो, चलो मैं इसको उठा के यहाँ कर दूंगा, अपवाद की श्रेणी में, ठीक है। भारत, जापान, है ना, अलग अलग देश हैं, जैसे अमेरिका वगैरह, शहर में अलग अलग है, एक आध शहर भी छूट जाते हैं, तो उसको छोड़ करके पहाड़ में जैसे हिमालय है, सब कुछ है अलग अलग, है ना, तो हिमालय। और बाकी से वृक्ष में, वृक्ष है जैसे मतलब सागवन है ना, सागवन और सारी चीज़ें, लेकिन एक आध वृक्ष छूट जाते हैं, जैसे नीम, पीपल, ये सब, है ना। तो अब मैं बात करूँगा पुल्लिंग की, पुल्लिंग हो गया, अब मैं बात करूँगा स्त्रीलिंग की, ठीक है। स्त्रीलिंग में नदियों के नाम, है ना, नदियों के नाम, ठीक है। अब नदियों के नाम जैसे, अब कुल मिला के गंगा छोड़, ये मतलब गंगा, यमुना, सरस्वती, ये सब स्त्रीलिंग में आती हैं नदियाँ, है ना। लेकिन उसमें कुछ दिक्कत है, दिक्कत क्या है कि मतलब ब्रह्मपुत्र, है ना, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ब्रह्मपुत्र, और क्या कहते हैं कि सोन, है ना, ये नदियाँ, मतलब सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सोन, ये नदियाँ जो है, सिंधु लिखा है, तो ये नदियाँ जो है पुल्लिंग में आ जाती हैं, ठीक। और कुछ मैं बता देता हूँ, जिससे जो देखने में तो लगते हैं स्त्रीलिंग, अपवाद वाले शब्द जो होते हैं, कौन कौन से होते हैं, देखो क्या कहते हैं कि जैसे मतलब आपको लिखता होगा घी, ठीक है, दही, ठीक है, पानी, ठीक है, ये सब आपको दिखने में मिल जाएगा, हाथी, ठीक है। देखने में तो लगता है कि जो है क्या है, ये स्त्रीलिंग है, लेकिन है ये पुल्लिंग। और मैं इसी समय पुल्लिंग का अपवाद लिखवा देता हूँ, है ना, ये है, ये मतलब
ये पुल्लिंग है और मैं एक अपवाद और लिखवा देता हूँ, ठीक है। तो कौन कौन से, जैसे अयोध्या, ये सब पूछे गए हैं, ठीक है। मथुरा, ठीक है। इमली, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है ना, स्त्रीलिंग। तो ये मतलब लिंग में कुछ ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे, बाकी अपना प्रैक्टिस कर लेना, है ना। और बता दो कुछ लिपियों के नाम है ना। लिपि के नाम में जैसे देवनागरी है ना, देवनागरी, देवनागरी, आरमाइक है ना, आरमाइक, खरोष्ठी है ना, गुरुमुखी और बाकी सारी चीजें, ये सब लिपि मतलब आएंगी स्त्रीलिंग में, ठीक है। स्त्री। हिंदी, हिंदी मतलब भाषा के नाम जितने हैं, भाषा के नाम मैं लिख देता हूँ। भाषा के नाम, ठीक है। अब भाषा के नाम में जैसे आता है हिंदी, अंग्रेजी, डॉट डॉट्स एंड सो ऑन, ठीक है। जर्मन, फ्रेंच और दुनिया भर की चीज़ें। तो ये सब हो गया, बाकी ठीक है। मतलब इतना कुल मिला के होगा, उसके बाद मैं अगले सेगमेंट पे चलता हूँ, ठीक है। मैंने लिंग के जितने भी टॉपिक थे मैंने मतलब नॉर्मली देख लिए, जो छोटे छोटे थे, और उसके बाद में अब मैं एडिंग डालूंगा वचन, है ना। देखो होता क्या है, इसकी चर्चा करूंगा। वचन का मतलब क्या होता है, कथन होता है, मतलब कहने वाला, ठीक है। कथन, इसका शाब्दिक अर्थ होता है कथन, है ना, ठीक है। लेकिन ऐसे में मतलब हमको समझ में नहीं आया मामला क्या है, क्या है। देखो इसका इसका मतलब हिंदी में जो है, हिंदी में वचन का अर्थ या प्रयोग जो है संख्या के भाव हेतु किया जाता है। संख्या संख्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है ना, ठीक है। ये बात तो सही आपने बता दिया, चलो कोई नहीं। अब संख्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है, लेकिन कुल मिला के जैसे इसके प्रकार क्या है इसकी चर्चा मैं करता हूँ, ठीक है। देखो इसके जैसे हिंदी में वचन के, देखो संस्कृत में तो मतलब तीन है ना, जैसे कि एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, लेकिन संस्कृत में एक वचन और बहुवचन ही है, ठीक है। तो मैं बात हिंदी में करूंगा। देखो संस्कृत में एक वचन, दो वचन, बहुवचन, और हिंदी में एक वचन, बहुवचन, द्विवचन कोई होता नहीं, तो मैं हिंदी की बात करता हूँ ना। तो हिंदी में वचन, है ना, के प्रकार दो होते हैं, एक वचन, बहुवचन, ठीक है। यही दो होते हैं। मैंने कहा विकारी शब्द में एक संख्या का बोध कराने वाला, है ना, मतलब एक को प्रदर्शित करते हैं तो उसे एक वचन कहते हैं। अब यही चीजें इसमें है। मतलब जैसे इसमें एक संख्या का बोध होगा और इसमें एक से अधिक, ठीक है। एग्जाम्पल के हिसाब से आप समझोगे। जैसे मैंने कहा कि लड़का, राधा, मोहन, है ना, तो एक है। मैंने कहा गंगा, गंगा एक ही है। मैंने कहा पुस्तक एक ही है ना। अब इसका पुस्तक का बहुवचन जब बनाओगे तो पुस्तकें हो जाएगा, उसकी मैं चर्चा करूंगा अभी। और मतलब अलग अलग, और इसमें मतलब बहुवचन में जैसे कुछ शब्द ऐसे हैं जो कि बहुवचन में होते हैं, है ना। तो बहुवचन मतलब कि क्या कहते हैं कि लड़का का लड़के हो जाता है ना। तो कुछ ऐसे होते हैं जिसका परिवर्तन ही नहीं होता, तो मैं उसकी चर्चा करूंगा ही करूंगा, ठीक है। मैंने कहा कि जितने व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण होते हैं वो सदैव एक वचन में जाते हैं। जैसे कि एक वचन में इसलिए जाते हैं क्योंकि जो एक ही होगा उसके लिए वो व्यक्तिगत होगा। जैसे मैंने कहा सूर्य, तो सूर्य एक ही है तो वो एक वचन में जाएगा। तारा, तारा नहीं मतलब सूर्य, सूर्य के बाद में जैसे पृथ्वी और ये क्या कहते हैं कि ये सब अलग अलग, तो ये एक वचन में जाएंगे, ठीक है। तो मतलब कुल मिला के मैंने बताया क्या कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है वो सदैव एक वचन में जाएंगे। अभी मैं इसको डिटेल में पूरा व्याख्या करूंगा तो आप समझ पाओगे, ठीक है। तो मैं इसके एक एक एग्जाम्पल ले लूंगा तो आप, ठीक है। मैंने कहा क्या,
मैंने कहा पुस्तक अच्छी है ना, अच्छी है ना, तो ये एक वचन हो गया पुस्तक, ठीक है। अब यही इसी का मैं मतलब वो कर दूं बहुवचन, तो मैं कहूंगा पुस्तकें, ठीक है, अच्छी है, अच्छी हैं होता है ना, बहुवचन में अनुस्वार बिंदी लगता है। तो अब यहाँ से पुस्तक से पुस्तकें बना, एकारांत लग के बना, ठीक है, तो ये बहुवचन में हो गया। अब ये दिक्कत क्या है कि कुछ ऐसे एग्जाम्पल होते हैं कि इसका परिवर्तन कैसे होता है, क्या होता है, इसकी मैं चर्चा करता हूँ, ठीक है। एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम, ठीक है। अब कौन कौन से हैं, क्या है, अब चर्चा मैं करता हूँ। देखो अब इसमें क्या है, अकारांत, ठीक है, मैं अकारांत और एकारांत में बता दूं। अकारांत पुल्लिंग शब्दों के, ठीक है, आ, मैंने कहा आ, ए करके बहुवचन बनाया जाता है ना। समझ में नहीं आएगा, मैंने अब बताया, देखो समझो बात, मैं एग्जांपल दूंगा तो समझा। जैसे मैंने यहाँ पे मतलब यहाँ पे लिखूंगा, ये है एक वचन, ठीक है, एक वचन मैंने यहाँ पे एक वचन, और ये है बहुवचन, ठीक है, बहुवचन, ठीक है। देखो समझो बात को, मैं यहाँ पे लेता हूँ, जैसे मैंने लिया, मैं कुछ भी ले सकता हूँ। घोड़ा क्या है, ये बहुवचन है, मतलब एक वचन है। अब इसका हो जाएगा मतलब वो लगाओगे प्रत्यय या एकारांत, तो हो जाएगा घोड़े, ठीक है, घोड़े, ठीक है। मैंने कहा कौवा, कौवा, है ना, अब इसका हो जाएगा कौवे, ठीक है। और मैंने कहा तोता, इसका हो जाएगा तोते, ठीक है। मैंने कहा लड़का, इसका हो जाएगा लड़के, है ना, ये बहुवचन है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं, है ना, तो ये चीजें हैं। और फिर मैं दूसरा लेता हूँ। अब स्त्रीलिंग में जैसे अकारांत स्त्रीलिंग है, तो उनमें कौन से बनता है, तो मैं इधर में अकारांत, ठीक है, स्त्री लिंग शब्दों का, है ना, शब्दों के, जैसे आ है, ठीक है, को बहुधा, है ना, बहुधा का मतलब इसको जब वो बनाओगे क्या, बहुवचन, है ना, ऐ मतलब ए करके, मतलब उसमें अकारांत लगाया जाता है, करके बहुवचन बनाते हैं, है ना, बहुवचन बनाता है ना, बनाते हैं। बात समझ में नहीं है, अभी समझ में आएगी बहुत अच्छे से। मैं एक इधर तरफ इधर लेता हूँ, एक वचन, है ना, एक वचन, और इधर बहुवचन, बहुवचन होता है, ठीक है। देखो एग्जाम्पल देखता हूँ, एग्जाम्पल में देखो, मैंने कहा जैसे देखो, ये शाम क्या है, ये मतलब शाम स्त्रीलिंग है, ठीक है, मैंने लिखा शाम, है ना, शाम का जब बहुवचन बनाओगे तो हो जाएगा शामी, है ना, ठीक है। और फिर गाय, गाय स्त्रीलिंग है, ठीक है, अब इसका हो जाएगा गायें, है ना, गायें, ठीक है। और मैंने कहा बहन, है ना, बहनें हो जाएगा, ठीक है, बहनें, ठीक है। मैंने कहा संतान, है ना, इसका हो जाएगा संतानें, ठीक है। फिर मैंने कहा बात, इसका हो जाएगा बातें, ठीक है। और बहुत सारे एग्जाम्पल है, तो मैंने कहा आदत, है ना, अब ये आदत, है ना, आदत स्त्रीलिंग है, और ये हो जाएगा आदतें, आदतें, ठीक है। और मैं और चर्चा करता हूँ, ये सब जरूरी चीजें हैं, इसलिए मैं लिखा रहा हूँ। मैंने कहा इकारांत स्त्रीलिंग, है ना, स्त्रीलिंग, ठीक है, स्त्रीलिंग शब्दों में, है ना, ई है ना, ई को इया प्रत्यय लगा के बनाया जाता है, ठीक है, इया इया, ठीक है, ई को इया, मैंने कहा ई को इया, इसके बाद में लगा कर बहुवचन, बहुवचन बनाए जाते हैं, ठीक है, ठीक बात। एक तरफ मैं लिखता हूँ एक वचन, एक वचन, एक तरफ लिखता हूँ बहुवचन, ठीक है। और क्या है क्या नहीं है, इसकी मैं चर्चा करता हूँ। देखो मैं कुछ नाम लिखूंगा, जिससे मैंने कहा स्त्रीलिंग, तो स्त्रीलिंग में कैसे क्या होती है, तिथि,
ये है तिथि स्त्रीलिंग है, ठीक है, तिथि स्त्रीलिंग है और लेकिन एक वचन है, तो इसका बहुवचन बनाओगे तो हो जाएगा तिथियाँ, है ना, ठीक है, हो गया। फिर मैंने कहा पंक्ति, है ना, ये पंक्ति क्या है, स्त्रीलिंग है ना, तो पंक्ति में पंक्तियाँ हो जाएगा, है ना, पंक्तियाँ, है ना। और मैंने कहा कि देखो जैसे नारी, तो नारी खुद में स्त्रीलिंग है, ठीक है, तो इसका हो जाएगा नारियाँ। देखो एक चीज़ होता है इसमें, नारियाँ हमेशा, इसमें मैं बात बता दूँ कि जैसे जब इसका मतलब, जैसे यहाँ पे मैं बताता हूँ, जैसे ये कोई शब्द है, ठीक है, यदि वो दीर्घ में है, दीर्घ ई में है, ठीक है, और उसमें अगर प्रत्यय लगा के बहुवचन बनाओगे तो ये मतलब ये लघु ई में बदल जाएगा। मतलब जैसे यहाँ नारी जैसे दीर्घ में लिखा है, लेकिन यहाँ पर जो है जब बनाओगे तो ये लघु में बनेगा, ठीक है, नारियाँ ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है, बात ये मैं कहना चाहता था, ठीक है। मैं और यहाँ पे चाहे दीर्घ ई लिख दो चाहे लघु ई लिख दो, मैं दोनों एक साथ एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है। मैंने लिखा नीति, है ना, अब ये नीति जो है खुद में वो है, तो नीतियाँ इसकी हो जाएगा, है ना, नीतियाँ, ठीक है। एक दो एग्जाम्पल और ले लेता हूँ इसी में, तो हो जाएगा आपका काम। इधर इधर एक वचन है, इधर बहुवचन, इतना तो जानते हो, ठीक है। अब जैसे मैं एकारांत वाला मैंने यहाँ बताया कि बड़ी का दीर्घ का लघु एक हो जाता है, तो मैं जैसे अगर नदी लूँ तो नदी जैसे खुद में, जैसे ये स्त्रीलिंग है, लेकिन जब इसका नदियाँ का बहुवचन बनाएंगे तो इस तरीके से हो जाएगा नदियाँ, है ना, ये समझो बात को। और मतलब और क्या कहते हैं, लड़की, जैसे लड़की, लड़की ऐसे लिखा जाता है, लेकिन जब बहुवचन बनाओगे तो जो बड़ी ई है ये छोटी ई में बदल जाती है, ठीक है, ये लड़कियाँ, है ना, इस तरीके से होता है, ठीक है। अब जैसे मिठाई होते तो मिठाइयाँ हो जाता है ना, तो ये चीज़ें होती रहती हैं। अच्छा कुछ शब्द इसी में बता देता हूँ, जैसे मतलब कुछ शब्द जैसे उसमें या लगा होता है लेकिन लगता है बहुवचन, जैसे मान लिया मैंने यहाँ पे लिखा हूँ जैसे डिबिया, है ना, तो डिबिया है, अब इसका बहुवचन जब बनाओगे तो हो जाएगा डिबिया, है ना, ये चीज़ें। अब इसे लुटिया लिखा है, ठीक है, लुटिया, है ना, लुटिया खुद में लिखा है तो लुटिया हो जाएगा, है ना, लुटिया, है ना, तो ये अलग अलग है। अब जैसे मैं एक बात बता देता हूँ, जैसे आ का ए में प्रत्यय जो लगा के बनाओगे, जैसे मैं कहूँगा जैसे दवाई लिखा रहता है ना, तो दवाई, है ना, दवाई ऐसे रहता है, जब इसका वो बनाओगे बहुवचन तो ये जो दवाई है ना, ये लघु ई है, ये दीर्घ ई, मतलब दीर्घ ई है, ये लघु ई में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है, दवाइयाँ ऐसे हो जाएगा। और जैसे जैसे शाखा लिखा है ना, तो शाखा का मतलब शाखाएं हो जाता है, ठीक है, शाखा, शाखाएं हो जाता है, ठीक है। और किसका मैं एग्जांपल लूँ, जैसे कामना लिखा है ना, तो कामना, तो कामना का जब बहुवचन बनाओगे तो इसका हो जाएगा कामना, ये, अरे ऐसे होता है, तो अलग अलग सब कुछ है, ठीक है, तो आप समझ ही गए होंगे, इतना तो बहुत है। अच्छा कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जो मतलब क्या कहते हैं, दिखने में तो लगते हैं एक वचन लेकिन रहते हैं सदैव बहुवचन में, इससे कौन कौन से हैं, मैं कह रहा हूँ दिखने में लगते हैं एक वचन लेकिन लगते हैं बहुवचन, तो कौन कौन से बहुवचन हैं वो वाले तो मैं लिखा देता हूँ, बहुवचन, है ना, तो कुल मिला के वो कितने वर्ड हैं, वैसे तो बहुत हैं लेकिन जो एग्जाम में पूछे गए उसमें बात करूंगा। देखो प्राण, है ना, ये, ठीक है, उसके बाद में आंसू, ठीक है, होश, है ना, हस्ताक्षर, हस्ताक्षर, है ना, दर्शन, दर्शन, है ना, आदि शब्द जो है इस तरीके से होते हैं, तो सदैव ये बहुवचन में होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अब ये हमारा ये वचन भी कंप्लीट हुआ, है ना, मुझे बस इतना ही था, और बाकी तो बहुत सारे होते होंगे, लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्चुअल चीज़ें बता दी है ताकि आपको दिक्कत ना पड़े। अब मैं बात करूँगा कारक की, ठीक है, तो मैं हेडिंग डालता हूँ कारक, है ना, थोड़ा बड़ा करके, कारक, ठीक है, इसकी मैं चर्चा करूंगा, ठीक है। तो कारक क्या होते हैं इसको मैं अच्छे से बनाता हूँ ताकि खूब बड़े से आपको समझ में आए। देखो कारकों की जरूरत क्या पड़ी, क्यों पड़ी, और क्या है, किस लिए क्या है, सारी चीजें मैं डिस्कस करता हूँ आराम के साथ में। इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज मतलब अच्छे से कर लेता हूँ। देखो पहली बात मैं लिखूंगा कारक, तो ये का प्रत्यय से बना है, तो कार का मतलब होता है क्री, है ना, क्री धातु से बना हुआ शब्द है, धातु से बना हुआ शब्द है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कार्य करने वाला, है ना, कार्य करने वाला, ठीक है, इतनी बात हो गई। अब इसकी परिभाषित कर दूं, इसको तो मैं कर दूं परिभाषा, इसमें कुछ जरूरत नहीं तो इसको मैं इधर लिखता हूँ कारक, ठीक है, लिखता हूँ मैं अच्छे से, देखो मैंने कहा देखो वाक्य में प्रयुक्त पदों के, ठीक है, कर्ता या क्रिया को जोड़ने का कार्य करते हैं ये, तो इसको परिभाषित करूं, जिसमें कहा वाक्य में, है ना, प्रयुक्त, ठीक है, पदों, प्रयुक्त पदों, कर्ता व, कर्ता व
क्रिया को जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, बात को हम समझ नहीं पाए, बात को समझोगे जब जब एग्जाम्पल आएगा तब। ठीक है, कोई अब इसकी अलग अलग कारक की विभक्तियां होती हैं, है ना, उस विभक्ति के आधार पर कारकों का मतलब चयन होता है। ठीक है, तो अब इसके कुल मिला के कारक की वजह से कारकों की पहचान के लिए इसका कारक का मतलब क्या होता है, ये पहचान या चिन्ह के रूप में होती है ना। और ये मतलब कारक विभक्ति मतलब कारक क्या कहते हैं कि ये, मैं एक बात बताऊं, जैसे कुल मिला के कारक जो होते हैं ये विभक्ति में बटे होते हैं। ठीक है, तो अलग अलग विभक्ति इनकी होती है, तो विभक्ति मतलब इसमें कारक की प्रत्येक विभक्ति अपनी अपनी होती है। तो कौन कौन सी होती है, तो विभक्ति के नाम बता देता हूँ ना। विभक्ति है ना, हेडिंग डालूंगा विभक्ति। अभी विभक्ति इसको परसर्ग भी कहते हो या कुछ भी कहते हो, लेकिन हम कुल मिला के अन्य नाम से मतलब नहीं है। तो विभक्ति कितनी होती है हिंदी में, है ना, वो चर्चा करेंगे, उसके बाद में बातें होंगी, है ना। तो इसको जरूरी है, मैं पूरे कारक लिखूंगा, उसके बाद में मैं उसके बाद में उसकी चर्चा करूंगा। छोड़ो, नया पेज लेता हूँ। देखो, अब कारक की विभक्ति कितने हैं, एक तरफ मैं कारक लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा कारक और यहाँ पे लिखूंगा विभक्ति, है ना। उसके बाद मैं एक एक की चर्चा करूंगा। कर्ता, इसका होता है ने विभक्ति, है ना। दूसरा होगा कर्ता ने कर्म को, इसकी को विभक्ति होगा, है ना। कर्ता ने कर्म को करण, करण करण से, करण रीत से जान, है ना, से, इसको के द्वारा भी होता है, इसकी चर्चा करूंगा पूरा डिटेल, कोई चर्चा वाली बात तो है ही है। कर्ता ने और कर्म को करण रीत से जान, संप्रदान को के लिए, संप्रदान इसका होता है के लिए। ठीक है, को या के लिए, है ना, तो को के लिए, है ना। हेतु, हेतु के बाद में मतलब अलग अलग या वास्ते, है ना, इस तरीके से होता है ना। संप्रदान को के लिए, असंप्रदान को के लिए, अपादान से मान, अपादान से। अच्छा, ये से और यहाँ भी से है, इसका मैं भी बात बताता हूँ। इसको अलगाव की स्थिति जहाँ होती है, अलगाव, ये होता क्या, अलगाव कौन सी बला है अभी मैं बताऊंगा, परेशान होने की जरूरत तो है नहीं, इतना डिटेल में करूंगा व्याख्या तो मजा आ जाएगा। अलगाव की स्थिति, है ना। छठवां होगा कर्ता ने और कर्म को, कर्ता ने और कर्म को करण रीत से जान, संप्रदान को के लिए, अपादान से मान, और काकी के संबंध हैं, धैर्य मित्र या ध्यान। चलो ठीक है, संबंध, संबंध में कौन कौन से, का, की, के, ना, नी, ने और रा, री, रे। ठीक है, छह के बाद सतवां है अधिकरण, अधिकरण। ठीक है, अधिकरण में कौन कौन से आते हैं, तो अधिकरण में आते हैं में, पर, उसके बाद में पर ऊपर, भीतर, है ना, पर भीतर, है ना, भीतर, इस तरीके से आते हैं। और आठवां है संबोधन, है ना, संबोधन। संबोधन में क्या है, संबोधन में है हे, अरे, ओ, इस तरीके से, है ना, मतलब संबंधवाद। तो ये तो हुई विभक्ति और एक कारक। ठीक है, अब इसका यूटिलाइज कहाँ पे है वो चर्चा करूंगा, उसके बाद में बातें होंगी तो है ही। देखो, सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे कर्ता कारक। ठीक है, इसकी विभक्ति में ब्रैकेट में लिखूंगा, है ना, तो इसकी विभक्ति होती है ने। ठीक है, बात को समझो, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, मैंने कहा इसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि वाक्य को आपस में जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो मैं कहूंगा कि इसकी परिभाषा लिखूं तो लिखूं, हाँ लिखिए। देखो, वाक्य में प्रयुक्त, वाक्य में प्रयुक्त वह संज्ञा व सर्वनाम, संज्ञा व सर्वनाम शब्द, है ना, संज्ञा और सर्वनाम शब्द जो क्रिया, है ना, करता है ना, क्रिया करता है, कर्ता कहलाता है ना, कर्ता कहलाता है। ये कौन सी बात हुई, आपने बताया क्रिया करता है कर्ता कहलाता है, ये क्या मतलब, जिससे मैं बात एग्जाम्पल की करूं तो भी समझो बात को। मैंने कहा देखो,
मैंने 2 एग्ज़ाम्पल लिए। मैंने कहा अभी आपने कहा था ये विभक्ति में इसमें ने होता है ना? और कार्य करे वही कहते हैं, ठीक है? मैं दूसरे पेन से लेता हूँ, तो अच्छे समझ में। देखो ये हो गई क्रिया, ठीक है? क्रिया हो गई। अब क्रिया के जो उधर कार्य करने का काम करे वही कर्ता होता है। तो लिखा है कि प्रमोद खाता है, तो प्रमोद खाने का कार्य करता है, तो इसका मतलब ये क्रिया ये होना चाहिए कर्ता। तो हाँ, होना चाहिए, लेकिन इसमें ने विभक्ति लगी ही नहीं है। मैंने कहा ने विभक्ति लगी नहीं है, तो इसमें तो लगी है, तो इसमें लगी है ने विभक्ति। अरविंद ने खाता है, ये कोई सेंटेंस होता है? ये तो गलत-गलत पढ़ा रहे हो। इसका मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि वाक्य में ने अगर शब्द मिलेगा या ने विभक्ति मिलेगी तब भी कर्ता कारक होगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। यदि ने विभक्ति ना मिले लेकिन भाव क्रिया का हो, कार्य करने का हो, तो कर्ता वो आगे वाला शब्द होगा ही होगा। तो ये यहाँ पे कर्ता है, ठीक है? कर्ता है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे कर्ता तो है, लेकिन यहाँ ने विभक्ति का प्रयोग नहीं किया जाएगा, इसलिए ये वाक्य की दृष्टि से, व्याकरणिक दृष्टि से वाक्य गलत है और ये वाक्य सही है। मैं इसलिए कहता हूँ कि एग्जामिनर बहुत खेलता है, क्योंकि आजकल क्या होता है, कर्ता ने और कर्म को करण रीत से जान, संप्रदान को के लिए अपादान से मान, पूरा दुनिया रट रट के चली जा रही है और कॉन्सेप्चुअल चीजें समझती नहीं है। जाके एग्जाम में टीप के चले आते हो और गलत हो जाता है। तुम कहोगे यार इसमें तो है ये नहीं, ने विभक्ति मिलता ही नहीं, तो कैसे करेंगे? कैसे करोगे भैया, जब तुमने कॉन्सेप्ट पढ़ा ही नहीं तो करोगे क्या? तो ये चीजें होती हैं, ठीक है? तो और मैं एक आध बात और बता देता हूँ जो कि बहुत मतलब काम की चीजें हैं, है ना? तो काम की चीजें हैं तो काम की चीजें बताओ भैया। पहले मैं इसको सिंक्रोनाइज तो करूँ, एक ही पेज पे लिखना होता है। चलो देखो, मैं यहाँ पे ये बहुत स्टार मार्क के कर लेना। कर्ता का, मैंने कहा कर्ता कारक के साथ, है ना? कारक के साथ हटाओ, कर्ता कारक के साथ, है ना? ने, इसको मैं लिख देता हूँ, ने विभक्ति, ने विभक्ति का प्रयोग है ना? ने विभक्ति का प्रयोग केवल, इनका केवल, है ना, भूत काल में होगा। लेकिन एक शर्त और है कि अपूर्ण जो है भूतकाल को छोड़कर, है ना? अपूर्ण भूतकाल को छोड़कर, है ना? को छोड़कर, है ना? अभी बात समझ में नहीं, बात समझ में आएगी जब आपको एग्जाम्पल दूंगा तब, ठीक है? देखो, मैंने कहा श्याम, श्याम नहीं, या कोई भी ले लो, मान लिया, चलो आपका नाम क्या है, तो आपका नाम मान लिया मैं लिखता हूँ राकेश। राकेश ने देखा, ठीक है? अब यहाँ विभक्ति क्या है? ने, है ना? ने विभक्ति है, ठीक है? ने विभक्ति है, तो ये क्रिया है और क्रिया देखने का कार्य कौन कर रहा है? राकेश। तो यहाँ पे ने विभक्ति है, तो ये हो जाएगा कर्ता। कौन हो जाएगा? राकेश, है ना? तो ये हो जाएगा कर्ता कारक, है ना? तो ये चीजें होती है, ठीक है? आपने समझा होगा बिल्कुल 110%। और एग्जाम्पल लेता हूँ, तो अगले पेज पे लेता हूँ, यहाँ पे नहीं। मैंने कहा कौन कमरू निशा खेल रही, तो कमरू निशा खेल रही है, तो वहां पे ने विभक्ति लगेगी नहीं, लेकिन कारण तो कमरू निशा ही कर रही है। मैंने कहा रमन खाना बनाया, तो रमन खाना बनाया, लेकिन उसमें तो ये सेंटेंस नहीं होगा, रमन ने खाना बनाया, तो ये रमन वहां पे क्या हो जाएगा कि क्या कहते हैं कि कर्ता कारक हो जाएगा। मैंने कहा मैंने कहा क्या कहा? मैंने कहा सरिता गाना गा रही है, तो सरिता ने गाना गा रही है, ऐसा कोई सेंटेंस होता नहीं, लेकिन सरिता गाने का काम तो कर रही है। मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, मैंने कहा सरिता गाना गा रही है। अब यहाँ पे ने विभक्ति है ही नहीं, लेकिन गाना क्या है? गाना एक मतलब, जैसे गाना भी एक क्रिया है ना? और ये गाना अपने आप में गा ना, ये भी एक क्रिया है। तो क्रिया कौन काम कर रहा है? तो करता है, तो ये सरिता ही, मतलब इस गाना गा रही है, गाने का काम कौन कर रही है? सरिता, ठीक है? तो ये हो जाएगा कर्ता कारक। लेकिन मैं एक बार और कहूँ कि जैसे मान लिया मैं कहा कहूँ, मैंने कहा रमन, है ना? मान लिया रामू, ठीक है? रामू ने भोजन भोजन किया, है ना? अब देखो रामू, अब ये भोजन क्या है? भोजन मतलब ये किया, मतलब खाने का काम किया, ये है क्रिया, है ना? अब क्रिया का प्रभाव किस पे, मतलब ये कुल मिला के ये जो रामू है, ये इसका प्रभाव भोजन खाने का जो है, खाने का प्रभाव कौन खा रहा है, कौन काम कर रहा है? तो कर तो रहा है रामू ही काम, है ना? तो ये नई विभक्ति यहाँ लगेगी, है ना? तो कहाँ क्या लगेगी आपने समझ लिया, ठीक है? अब जहाँ कहीं जगह नहीं लगती है तो क्यों नहीं लगती है, आपने फिर कॉन्सेप्ट को जाना, ठीक है? अब मैं बात करूंगा अगले कर्म कारक की विभक्ति में लिखूंगा को,
देखो इसकी मैं परिभाषा बता देता हूँ, चलो लिखता हूँ पहले फिर बताता हूँ। वाक्य में पद लिखा, संज्ञा और सर्वनाम पद जिस पर, है ना, जिस पर क्या क्रिया अपना प्रभाव डालती है ना, ये कर्म कहलाता है। कर्म की परिभाषा में लिखा ना तो कर्म होगा, कर्म कहलाता है। ठीक है, बात को समझो। मैंने कहा कि वाक्य में प्रयुक्त वह संज्ञा, है ना, संज्ञा और सर्वनाम। संज्ञा कोई नाम हो सकता है, नाम के स्थान पर जो प्रयुक्त हो उसे सर्वनाम कहते हैं, इसकी चर्चा मैं करूंगा। पद जो है क्रिया का अपना प्रभाव डालेगी उसे क्या कहते हैं, कर्म कहेंगे। जैसे, और इसकी विभक्ति होती है, मैंने कहा, मैंने क्या कहा, मैंने कहा हिमांशु, हिमांशु, है ना, यहाँ पे अनुसार लगा दोगे तो ये हट जाएगा ना, तो कोई भी एक कर लेता हूँ, चलो अनुसार ही लगाता हूँ। हिमांशु ने रमन को, है ना, देखा। ठीक है, अब बात समझो, ये क्या है, देखने का काम, देखने का काम कौन कर रहा है, हिमांशु। ठीक है, तो ये कौन, ये हो जाएगा, ये ने विभक्ति है, तो ये हिमांशु क्या हो जाएगा, कर्ता, है ना। लेकिन अब ये को विभक्ति लगी है तो रमन किसको देख रहा है, तो रमन को, तो ये हो जाएगा कर्म कारक, है ना। बात को समझो, मैंने कहा हिमांशु ने, तो हिमांशु काम कर रहा है देखने का, तो वो कर्ता कारक हो गया। लेकिन अपना वो प्रभाव किस पे डाल रहा है, तो रमन पे डाल रहा है, तो इसलिए वो कर्म कारक हो जाएगा। लेकिन आप बात को अभी समझा नहीं पाए। अच्छा, मैं नहीं समझा पाया, ठीक है भैया, एक दो एग्जाम्पल और लेता हूँ तो समझ पाओगे। कुछ विशेष बातें इसमें पहले बता देता हूँ, फिर बात समझो। मैंने कहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको लिखो पहले ध्यान से। मैंने कहा यदि वाक्य में, यदि वाक्य में, ठीक है, क्या, यदि वाक्य में आप क्या मिल जाए, कर्म जो है सजीव मिल जाए। अब ये सजीव निर्जीव कौन सी बला है, अरे यार सिंपल सी बात है, सजीव हो तो क्या होगा, वह विभक्ति जो है, विभक्ति, है ना, सहित होगा। मैंने कहा सहित होगा, सहित होगा, इसको लिखो पहले, मैं समझाता हूँ। ठीक है, ठीक है। और दूसरी बात और बताई गई है, एक ही साथ में लिखा दूंगा तो भी समझ में आओ। यदि वाक्य में, है ना, कर्म जो है निर्जीव हो, ना, निर्जीव हो तो वह विभक्ति, है ना, रहित होगा, रहित होगा। मतलब नहीं समझ पाया, मतलब नहीं समझ पाया, समझो बात को, एग्जाम्पल में तो समझो। देखो, मैंने कहा यदि वाक्य में कर्म सजीव हो, कर्म, ठीक है, कर्म जिसके ऊपर प्रभाव पड़े तो कर्म अगर सजीव होगा, है ना। सजीव निर्जीव की परिभाषा यह है, जैसे सजीव में जैसे आदमी आ गए, मास्टर आ गए, टीचर आ गए, सब सजीव में आ जाएंगे, है ना। और निर्जीव इतना तो जानते हो, निर्जीव पुस्तक, किताब, मेज, कुर्सी, ये सब निर्जीव में आती है ना। तो किसी व्यक्ति का नाम या व्यक्ति लोग तो सजीव में आते हैं ना। तो मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे मान लिया मैंने कहा कि, मैंने क्या कहा, मैंने कहा शिखा, है ना, शिखा क्या करती है, शिखा ने पढ़ा, है ना। अब बात समझो, अब शिखा ने पुस्तक पढ़ा, तो देखो यहाँ पे पुस्तक क्या है, ये कुल मिला के है कर्म, ठीक है कर्म, ठीक है। और ये है क्रिया, तो यहाँ पेन लो तो आप समझ पाओगे कैसे क्या हो जाएगा, ये होगा क्रिया, है ना। अब ये क्रिया का प्रभाव, क्रिया का प्रभाव मतलब क्रिया कौन, मतलब पढ़ने का काम कौन कर रही है, शिखा कर रही है। तो ये कुल मिला के ये तो हो गई, ये तो कर्ता हो गई, है ना। लेकिन हमको कर्म पहचानना है, तो देखो कर्म, अब इसमें विभक्ति लगी ही नहीं तो पहचानोगे कैसे, यही तो मैं बार बार आपको पढ़ा रहा हूँ। शिखा ने पुस्तक पढ़ा, यानी कि पुस्तक को पढ़ा, लेकिन अब दरअसल वो पुस्तक, ये पुस्तक शब्द है क्या, निर्जीव है। तो जब निर्जीव है तो इसमें विभक्ति कहाँ हो पाएगी भाई, सिंपल सी बात है, जब निर्जीव वस्तु है तो विभक्ति हो ही नहीं पाएगी, तो इसलिए यहाँ विभक्ति लिखा ही नहीं गया है को, लेकिन को का भाव दे रहा है, यानी पुस्तक पढ़ने का भाव दे रहा है। तो यहाँ पे ये जो पुस्तक शब्द है ये कुल मिला के हो जाएगा कर्म कारक, है ना। वही मैं यहाँ बार बार दर्शा रहा हूँ कि बात को समझो, बात को कंसेप्चुअल समझो, मतलब वो रटना, रट्टाफिकेशन इसमें काम नहीं दे जा पाएगा। इसमें कहाँ से तुम को विभक्ति ढूंढने लगोगे तो को विभक्ति नहीं मिलेगी, तुम करोगे क्या। ठीक है, और एग्जाम्पल और लेता हूँ, और एक पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन बहुत बेनता है, लेकिन एक एग्जाम्पल वो वाला लेता हूँ तभी तो आप समझ पाओगे। सजीव वाला, मैंने कहा सजीव वाला एग्जाम्पल लेता हूँ। मैंने कहा अरुण, है ना, अरुण ने, ठीक है, अरुण ने क्या किया, अरुण ने अमन को
देखा। अब ये कौन सी बात हुई? बात सिंपल हुई यार, बात को समझोगे तब ना। देखो देखना क्या है? क्रिया है, ठीक है, ने विभक्ति है, ये भी विभक्ति है। अरुण, क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? अरुण पे, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये अरुण क्या हो जाएगा? कर्ता, है ना, क्योंकि देखने का काम कर रहा है, लेकिन किसको देख रहा है? किसको देख रहा है? तो को विभक्ति यहाँ है अरुण, तो अरुण देख रहा है अमन को। अमन है क्या? अमन तो एक सजीव है। तो मैंने कहा सजीव में सजीव जो है मतलब विभक्ति सहित होगा, तो सजीव, अमन सजीव है तो सजीव के साथ को विभक्ति लगी है, तो यहाँ पे कर्म हो जाएगा, कर्म को, कर्ता ने कर्म को, है ना, ठीक है। अब ये यही मैं बात बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। और एक दो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको मैं बता देता हूँ। यदि वाक्य में द्विकर्मक, है ना, एक कर्मक द्विकर्मक क्रिया है, उसके बारे में पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे से। द्विकर्मक क्रिया, है ना, क्रिया हो, है ना, होगी तो एक कर्म, है ना, एक कर्म मुख्य होगा, है ना, मुख्य, तथा दूसरा कर्म गौण होगा, है ना, ठीक है। गौण होता है, ये बातें समझ लिए, ठीक है। लेकिन अब मुख्य कर्म और गौण कर्म है क्या है, तो मैं यहाँ पे बताता हूँ मुख्य कर्म क्या है और गौण कर्म क्या है। तो मैं बात करता हूँ मुख्य क्रम क्या है और गौण क्रम क्या है। देखो मुख्य क्रम जो होता है ये क्या होता है कि क्रिया ठीक, है ना, मैंने कहा क्रिया के पहले, लेकिन बात एक कंडीशन है कि विभक्ति जो होगी निर्जीव, निर्जीव विभक्ति है ना, विभक्ति निर्जीव, है ना, निर्जीव रहेगी तो निर्जीव विभक्ति, इसमें विभक्ति रहित होगा, है ना, विभक्ति रहित, विभक्ति रहित। अभी बात समझ में नहीं, अभी समझाता हूँ, इसको मैं लिखा देता हूँ। इसमें क्या है? मुख्य, है ना, मुख्य कर्म से पहले, है ना, मुख्य कर्म से पहले, है ना, और इसमें क्या होता है? सजीव, है ना, सजीव विभक्ति सहित, मतलब इस वाले में विभक्ति नहीं रहेगी और इसमें रहेगी, रहेगी नहीं रहेगी, इसमें क्या हम समझ नहीं पाए, तुम नहीं समझ पाए, अभी मैं बताता हूँ एग्जाम्पल से आप बेहतर समझ पाओगे, ठीक है। मैंने कहा शिक्षक, ठीक है, ने, ठीक है, शिक्षक ने विद्यार्थियों, ठीक है, शिक्षक ने विद्यार्थियों को, है ना, इतिहास पढ़ाया, है ना, पढ़ाया, ठीक है। अब बात को समझो, बहुत ध्यानपूर्वक समझो बात को, अच्छा समझाओ बात को। देखो शिक्षक ने, ये कर्ता क्या है, मतलब ये ने विभक्ति है इस पे, तो ये शिक्षक हो गया कर्ता कारक, ठीक है, कर्ता कारक, ठीक है। और ये विद्यार्थी क्या है? विद्यार्थी दरअसल ये पहला मतलब क्या है? ये गौण क्रम है, ठीक है। और ये कर्म जो है ये मतलब जैसे अभी मैं इसको देखो, यहाँ ये क्रिया है, ठीक है, मैंने कहा ये क्रिया है, ठीक है, ये तो बात समझ लोगे, यहाँ पे पढ़ाना एक क्रिया है, ठीक है, पढ़ाना क्रिया है, तो दरअसल यहाँ पे विभक्ति लगी नहीं, इतिहास। अब इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से करूँ तब आपको देखो, देखो ये विद्यार्थी क्या है? ये विद्यार्थी सजीव है, ठीक है, मतलब विद्यार्थी जो है यहाँ पे सजीव है कोई नहीं, विद्यार्थी जो है यहाँ पे सजीव कर्म है, ठीक है, मतलब सजीव है। और ये इतिहास जो है निर्जीव है, तो इसीलिए यहाँ पे विभक्ति नहीं लगी है, मतलब को विभक्ति नहीं लगी है। लेकिन है तो हालांकि ये मतलब जैसे इतिहास को पढ़ाया, लेकिन इतिहास पढ़ाया होता है ना, लिखा है शिक्षक ने विद्यार्थी को इतिहास को पढ़ाया, ऐसा तो पढ़ोगे नहीं, शिक्षक ने विद्यार्थियों को इतिहास पढ़ाया, तो यहाँ को विभक्ति लगी नहीं है, लेकिन है कुल मिला के कर्म कारक, ये कहना मैं चाहता हूँ, ये भी कर्म है ना। अरे यार पागल हो क्या, इस तरीके से लिखा जाता है कर्म, ये भी कर्म कारक है, और ये को विभक्ति लगी होने की वजह से ये तो कर्म कारक है ही, है ना, ये भी कर्म कारक है, तो कोई जरूरी नहीं। लेकिन इसमें ये क्या, ये गौण क्रम है ना, इसको गौण क्रम कहेंगे, और इसको मुख्य क्रम यही है ना, ये मुख्य क्रम है, ठीक है। मैंने कहा ये मुख्य क्रम है, और ये है कि गौण क्रम है, ठीक है, गौण क्रम, है ना। तो ये चीज ध्यान से समझो। मैंने कहा कि यहाँ पे विभक्ति नहीं लगी है, उसके साथ साथ भी मतलब भाव तो वही दे रहा। मैंने कहा शिक्षक ने विद्यार्थियों को इतिहास पढ़ाया, तो क्रिया के ठीक पहले, वही मैंने बताया था, क्रिया के ठीक पहले निर्जीव विभक्ति होगी, तो विभक्ति रहित होगा, ये निर्जीव है इसलिए यहाँ पे विभक्ति नहीं है। और उसके बाद में क्या बोला था मैंने, क्या कहते हैं कि जो क्या कहते हैं, मैंने कहा था मुख्य जो है, मुख्य कर्म जो होगा, मुख्य कर्म से पहले, तो मुख्य कर्म यहाँ पे है इतिहास, उससे पहले को विभक्ति लगना अनिवार्य है। तो मतलब को विभक्ति का मतलब इसमें विभक्ति लगना अनिवार्य, तो विभक्ति को लग गई, उसके बाद में विद्यार्थी हो गई, तो जैसा जैसा नियम बताया था उसी नियम के हिसाब से तो मैंने बैठाया है। अब इसको आप रटो तो रटते रहो, हमें क्या करना है, यही चीजें होती हैं। मैंने कहा
मैंने कहा शिक्षक ने विद्यार्थियों को इतिहास पढ़ाया, तो इतिहास है आपका मुख्य क्रम है, लेकिन निर्जीव है, इसीलिए विभक्ति नहीं लगी है। और मुख्य क्रम से पहले, ठीक पहले को विभक्ति लगी है, इसलिए विद्यार्थी यहाँ पे विभक्ति हो जाएगी, है ना। और कौन सी विभक्ति हो जाएगी? कर्म, है ना। कर्ता ने कर्म को, तो कर्म कारक है यहाँ पे कर्म, ठीक है। तो को विभक्ति हो जाएगी कर्म कारक, और कर्ता ने, तो ने ये विभक्ति है, तो इसलिए कर्ता हो गया, ठीक है। इतना तो आप समझ गए होगे, और मुझे लगता है कि ये बहुत डिटेल में समझ गए होगे। अब इसका एग्जाम्पल मैं लूंगा नहीं, है ना, क्योंकि यहीं इससे ज्यादा तो मतलब पूछेगा तो इतना प्रैक्टिस करना हो तो कर लोगे ही कर लोगे। अब मैं तीसरे पे चलता हूँ। मैंने दूसरा पढ़ा दिया, कर्ता पढ़ा दिया, कर्म पढ़ा दिया, अब करण पढ़ाऊंगा मैं, करण, है ना। अब एक करण कारक कौन सी वाला है? करण कारक में इसके विभक्ति में एक ब्रैकेट में लिखूंगा से, ये यहाँ पे मजा आ जाएगा आपको। और एक है के द्वारा, है ना। अब देखो, अब एक माध्यम के अर्थ में इसको भी प्रयोग ले लेते हो, है ना। तो इसकी एक बार इसका मैं बात बताता हूँ। देखो, मतलब वह संज्ञा और सर्वनाम जिसके माध्यम से क्रिया की जाती है। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में? अच्छा, मैं पहले इसकी परिभाषा लिखूं कि ना लिखूं? लिख लो। मैंने कहा वह संज्ञा और सर्वनाम, है ना, संज्ञा और सर्वनाम, ठीक है, सर्वनाम, है ना। मैंने कहा वह संज्ञा और सर्वनाम शब्द, है ना। अब संज्ञा सर्वनाम शब्द में पूरा डिटेल में बताऊंगा, हालांकि नाम और नाम के स्थान पर सर्वनाम होता है, जिसके स्थान, जिसके या माध्यम से, है ना, जिसके माध्यम से क्रिया की जाती है ना, तो वो क्या कहते हैं? करण कारक होता है, ठीक है, करण कारक होता है। अब ये सिंपल सी बात है, इसमें कुल मिला के क्रिया करना होता है। जिससे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, तब आप समझ में आओगे। मैंने कहा छात्र कलम, अब बात को समझो, ये पेन चेंज करता हूँ। देखो, ये लिखना क्या है? इसकी क्रिया है, ठीक है। और ये मैंने कहा छात्र, अभी कर्ता कौन काम कर रहा है? ये काम कर रहा है छात्र, है ना। मतलब काम करने का काम कौन कर रहा है? तो लिखने का काम कौन करता है? तो कर्ता छात्र, ये हो गया छात्र, है ना। लेकिन एक माध्यम होता है, किस माध्यम से क्या कर रहा है? तो कर्ता जो है काम कर रहा है लिखने का, लेकिन किससे कर रहा है? तो ये कलम से कर रहा है, तो ये माध्यम हो गया ना। मतलब कर्ता ने कर्म को कर्ण से, है ना। तो किस कर्ण से, मतलब किस से लिख रहा है? तो किस से यानी कलम से लिख रहा है, तो ये एक माध्यम हो गया। ये कह रहा है कि वह संज्ञा सर्वनाम जो कि क्रिया का माध्यम है ना, जिसके माध्यम से हो रही है क्रिया, तो किसके माध्यम से हो रही है? लिखने का काम कर रहा है, कलम से कर रहा है, तो कलम से, तो यहाँ पे से लगा हुआ है, तो ये विभक्ति जो है ये क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी कर्ण कारक, है ना, कर्ण कारक, है ना। एग्जाम्पल मुझे समझ में नहीं आया, तुम्हें समझ में नहीं आया? इतना समझ में बहुत सही बात है। मैं एक बार बता देता हूँ, जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल में कितने एग्जाम्पल दूं। जैसे मान लिया वो पैर से लंगड़ा है, तो पैर किससे लंगड़ा है? पैर से लंगड़ा है, ठीक है। वो गरीबी से विवश है, किससे विवश है? गरीबी से विवश है ना। तो यहाँ करण हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे मैंने व्याकुलता का भाव है, तो जैसे वो भूख से व्याकुल है, किससे व्याकुल है? भूख से व्याकुल है ना। मैं यहाँ लिख देता हूँ, वह, है ना, भूख ना से व्याकुल है ना। तो यहाँ से शब्द जो है इसके वजह से आया है, ठीक है, ठीक है। तो ये मतलब इसमें कुछ ज्यादा नहीं हो जाता है ज्यादातर। अब मैं संप्रदान कारक करूंगा, एक दो एग्जाम्पल कहो तो लिखा देता हूँ, तो बहुत। मैंने कहा अमर ने, है ना, अमर ने, कोई भी वाक्य ले लो, अमर ने अर्पिता को, है ना, को क्या किया? कुछ नहीं किया, मान लिया हाथ से मारा, मतलब थप्पड़ दिया या कुछ भी दिया, तो ये हाथ से, यहाँ पे से, ये यहाँ पे इसका कुल मिला के ये कर्ण कारक के उदाहरण है ना। बाकी ये चीजें आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं एग्जांपल लेता हूं। अब चौथा लूंगा संप्रदान कारक, है ना, संप्रदान। इसकी विभक्ति होती है के लिए, है ना, के लिए, है ना। अब इसको देखो, इसका मैं उदाहरण लूंगा, वाक्य का कर्ता जिसमें कार्य
करता है वह संप्रदान होता है ना। मतलब क्या है, जैसे मैंने कहा कि वाक्य का कर्ता है जिसमें मतलब जिसमें कार्य करता हो उसे संप्रदान कहला। मतलब बात तनिक भी पल्ले नहीं पड़ी, अभी पड़ेगी पल्ले। मैंने कहा देखो बात को समझो, मैंने कहा कि मैं एग्जांपल लेता हूँ। मैंने कहा मनोज, मनोज जो है मनोज, मनोज परम है ना, मनोज के दोनों नाम है, परम के लिए है ना, के लिए समोसा लाया है ना। तो अभी दरअसल लाने का काम यहाँ पे क्रिया है ना, और क्रिया क्रिया है और ये मनोज क्या है, करता है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे दरअसल ये समोसा लाया है किसके लिए, तो ये लाया है के लिए है ना। तो के लिए मतलब किसके लिए लाया है, तो ये दरअसल ये के लिए विभक्ति ये परम के लिए यूज हुई है, तो ये परम यहाँ पे हो जाएगा संप्रदान है ना, संप्रदान है ना, कारक है ना। तो मतलब की बात इसमें ये सिंपल सी है कि मतलब किसके लिए हो रहा है काम, किसके लिए हो रहा है। अब एग्जांपल और दूं तो ये जैसे मान लिया मैं एग्जांपल देता हूँ कि रवि, मान लिया रवि मम्मी के लिए कपड़े लाए, तो के लिए यही होगा। लेकिन मामला यहाँ पे इतना थोड़ी ना बात होती है, तब कहाँ बात होती है, बात होती है जहाँ होती है। होने दो, होने दो, जो होता है जो होने दो। लेकिन मैं होने कैसे दूंगा, इसमें कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है उसको पहले लिखो। मैंने कहा स्टार लगाओ, ये बहुत जरूरी है कि द्विकर्मक है ना, द्विकर्मक है ना, द्विकर्मक क्रिया है ना, द्विकर्मक क्रिया के वाक्य है ना, द्विकर्मक क्रिया के वाक्य में, ठीक है, देना है ना, देना क्रिया हो है ना, देना क्रिया हो तो क्या होता है, तथा देना क्रिया हो तथा देने के संदर्भ में क्या होगा, दान है ना, दान, दान पुरस्कार उपहार तथा भेंट है ना, भेंट आदि का भाव हो ना, आदि का भाव हो तो क्या होगा। तो मैंने कहा कि गौड़ कर्म संप्रदान कारक होता है। तो मैंने कहा गौड़ कर्म जो होता है, कर्म नहीं होता कर्म होता है, गौड़ कर्म जो है संप्रदान कारक होगा, संप्रदान कारक होगा, कारक होगा। लेकिन तनिक भी बात पल्ले नहीं पड़ी, जब बात पल्ले जब पड़ेगी जब तुम एग्जाम्पल लोगे तब। अच्छा एग्जाम्पल लियो, फिर ले रहा हूँ एक सेकंड। मैंने कहा मैंने क्या कहा, मैंने कहा चौधरी ने मजदूरों को कपड़े दान दिए या दान किए है ना, दान किए या दान दिए, दान किए होता है, ठीक है। अब देखो बात को, मैंने कहा कि चौधरी ने मजदूरों को कपड़े दान किए, ठीक है। तो यहाँ पर दान करने का भाव आ गया। और मैंने अभी कहा भी था, मैंने कहा भी था कि दान करने का भाव हो, पुरस्कार का भाव हो, भेंट का भाव हो, ये सब चीजें होनी चाहिए है ना। तो वहां पे होगा। तो देखो ये दान करना ये क्या है, कर्म है ना, दान करना कर्म है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे को विभक्ति नहीं लगी है तो उससे मतलब नहीं है, क्योंकि ये मैंने पूरा डिटेल उसके बारे में बता दिया। और कपड़े है ना, मजदूरों को कपड़े दान किए, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ ये मजदूर क्या है, मजदूर दरअसल यहाँ पे कर्म है, लेकिन कर्म के साथ साथ ये संप्रदान है। देखो क्योंकि दान करना, अब यहाँ पे को विभक्ति लगी हुई, ठीक है। तो इसलिए मतलब दान के भाव से जो है इसमें संप्रदान कारक लगेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे दान का भाव है, कपड़े को दान दिए है ना, किसको दान दिए, कपड़े को दान किए है ना। तो कपड़े को यहाँ पे जो लगा हुआ है, इस को विभक्ति को यहाँ पे ये हो जाएगा संप्रदान कारक, संप्रदान कारक, ठीक है। अभी आप समझ में आया कि नहीं आया। मैंने कहा कि मजदूरों को कपड़े दान किए, तो जहां दान इसका भाव हो जाएगा तो संप्रदान को और के लिए दोनों आता है। तो मजदूरों के लिए कपड़े दान किए, नहीं तो मजदूरों को कपड़े दान किए, बात भाव एक ही है, लेकिन कपड़े को तो यहाँ को विभक्ति लगी है तो संप्रदान कारक होगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल और लेंगे तो बहुत बढ़िया से, एक एग्जाम्पल और लेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। इसका भी विशेष बात मैं बता दूं कि जैसे मैं एक दो जैसे रुचि के भाव को मतलब अभिव्यक्त करने के लिए भी संप्रदान कारक होता है। जैसे मैंने क्या कहा कि मतलब रुचि या इंटरेस्ट, मैंने कहा रश्मि है ना, रश्मि नाम की कोई लड़की होगी मान लिया है ना, तो मैंने कहा रश्मि को है ना, रश्मि को क्या पसंद है,
रश्मि को लीची बहुत पसंद है ना, तो लीची, रश्मि को लीची पसंद है ना, पसंद। अब लीची वो खाती है ना, तो उसको पसंद है, तो मैंने मतलब भाव उसका अभिव्यक्त करना या पसंद के भाव में दरअसल वहां पे भी संप्रदान कारक हो जाएगा। तो जैसे अब ये लक्ष्मी को है तो क्या पसंद है, तो दरअसल यहाँ पे संप्रदान, यहाँ पे वो कारक नहीं, करता नहीं, और कर्म को कारक नहीं हो जाएगा, कर्म नहीं हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे लक्ष्मी को लीची पसंद है, तो लीची एक प्रकार का खाने का वस्तु मतलब फल है, तो वो उसी क्या कहते हैं कि संप्रदान कारक हो जाएगा ये यहाँ पे, है ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ को इस पे प्रभाव पड़ेगा, तो ये संप्रदान कारक हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा, ठीक है। अभी आप तनिक भी हमको नहीं समझ में आया, अच्छा मैं एक बार एग्जाम्पल और लेता हूँ। मैंने कहा कि अगर ये तो हो गया, मैंने कहा ईर्ष्या के भाव हो, है ना, या कोई भी भाव हो, तो उसको अभिव्यक्त करने के लिए आप ईर्ष्या मतलब, ईर्ष्या का मतलब किसी के जलन या इस तरीके से भाव हो, तो भी मतलब वहां पे संप्रदान कारक होता है। जैसे मैंने कहा क्या कहा, मैंने कहा कि कोई राजा है ना, तो वो राजा है, तो मैंने कहा कि मान लिया कि एक राजा था, वो भी कोई राजा था, है ना, तो राजा एक किसी प्रजा को, है ना, वहां की प्रजा थी, तो उनसे वो बहुत क्या करता था, राजा जो है प्रजा से ईर्ष्या करता था, से ईर्ष्या, है ना, ईर्ष्या करता था, है ना, करता था। तो वहां का राजा था, कहीं का किसी भी देश का होगा, तो मतलब वो प्रजा से ईर्ष्या करता था, पता नहीं क्यों करता था, उसको चिढ़ रही होगी। तो मैं एक वाक्य बना रहा हूँ, बाकी सच कोई मतलब नहीं है उसका। तो दरअसल यहाँ प्रजा से ईर्ष्या करता था, तो से यहाँ पे विभक्ति लगी है, तो यहाँ भी संप्रदान कारक हो जाएगा, ये भी बात को समझो, है ना। तो इसलिए संप्रदान कारक होगा, है ना, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट के रूप में है, यही से क्वेश्चन पूछा गया था, और से विभक्ति लगने के बाद में आदमी ने गलत किया था, है ना, जबकि यहाँ होगा संप्रदान कारक, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कर दिया, अब मैं ज़्यादा डिटेल में बहुत नहीं जाऊँगा, बहुत 8 प्रकार के हैं, तो उसको मैं पढ़ाना उचित समझूंगा, है ना। अब मैं 5वां लेता हूँ, 5वां कारक है अपादान। अपादान कारक है, इसका मतलब होता है से या अलगाव की स्थिति में। मजा तो यहाँ आएगा असली, ठीक है। अच्छा बहुत कहते हो मजा आएगा, लेकिन मजा आता नहीं है। देखो वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम से दूसरी संज्ञा या सर्वनाम मतलब अलगाव भाव की स्थिति हो, तो वहां पे होगा। मतलब मैं कहूंगा कि वाक्य में प्रयुक्त, है ना, संज्ञा, है ना, संज्ञा व सर्वनाम, है ना, संज्ञा व सर्वनाम से दूसरी, है ना, दूसरी संज्ञा व सर्वनाम। अच्छा सर्वनाम हम कहता हूँ तो समझ में आते हैं, सर्वनाम लिख के बताएं, सर्वनाम ना, दूसरी संज्ञा और सर्वनाम, दूसरी संज्ञा और सर्वनाम अलग होते हैं, अलग हो तो क्या होगा, है ना, जिसमें अलग होता हो, अलगाव का भाव हो, तो वहां अपादान कारक होगा। मैं कह रहा हूँ संज्ञा और सर्वनाम, तो संज्ञा मतलब किसी का नाम हो सकता है, नाम के स्थान पर जो प्रयुक्त होगा उसे सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम को डिटेल में लेक्चर लूंगा, उसका कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होने वाला होगा, ठीक है। तो अब इसकी बात दरअसल ऐसे समझ में नहीं आता, ऐसे समझ में तुम अलगाव की स्थिति करो, तो जब तक एग्जाम्पल नहीं दूंगा तब हम कैसे समझना है। एग्जाम्पल दूंगा मैं, जैसे मैंने देखो, मैंने कहा मैं एक दूंगा, एक मैं 2 एग्जाम्पल लूंगा, उसके बाद में हमको बताना। मैंने कहा वृक्ष से, है ना, वृक्ष से पत्ता, है ना, ठीक है, वृक्ष से पत्ता गिरता है ना, गिरता है, अलगाव की स्थिति हो, टूटने की स्थिति है ना, और वो भी कहता भी अलगाव की स्थिति हो, है ना। और एक मैं और बात बताऊँ, वृक्ष से पत्ता गिरता है, और उनसे फिर कहता हूँ, फिर मैंने कहूंगा कि पत्ता वृक्ष से गिरता है ना, पत्ता वृक्ष से गिरता है। अब बताओ इसमें कौन से वाक्य सही है ना। भले भले आदमी इसको गलत करके आते हैं, फिर उनका कल्याण होता है अच्छे से। देखो अब यहाँ से विभक्ति लगी है, यहाँ भी से विभक्ति लगी है, अगर आपने रट्टू विद्या काम की होगी तो यहाँ फेल हो जाएगा मामला, क्योंकि आप ठोक दोगे वृक्ष को, और यहाँ मतलब आप ठोक दोगे, क्या कहते हैं कि अब इसमें दरअसल है क्या है, देखो हमेशा वृक्ष से पत्ता गिरता है वो तो बात ठीक है, लेकिन वाक्य की दृष्टि से देखा जाए तो ये वाक्य सही होगा। कारण क्या है, पत्ता वृक्ष से गिरता है, ठीक है, वृक्ष से पत्ता गिरता है बात ठीक है, लेकिन कहने में, लेकिन पत्ता किस से गिरता है, तो वो वृक्ष से गिरता है, ठीक है। तो जो वृक्ष से गिरने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहेंगे, इसको अपादान कारक कहेंगे, क्योंकि गिरने यानी अलगाव की स्थिति हो रही है, लेकिन वृक्ष से पत्ता गिरता है, ऐसा इस मतलब अपादान कारक की दृष्टि से गलत है, ये बात समझो, है ना।
गिरना एक क्रिया है, ठीक है। अब क्रिया से पहले लगा है से, और ये पत्ता गिरता है तो क्या गिरता है, पत्ता गिरता है वृक्ष से, तो यहाँ वृक्ष जो हो जाएगा अपादान कारक, है ना, अपादान कारक, है ना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लो। तो यहाँ वृक्ष होगा अपादान, ना कि, है ना, पत्ता वृक्ष से गिरता है, ठीक है। तो मैंने कहा कि पत्ता वृक्ष से गिरता है, तो पत्ता हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ये पत्ता हो जाएगा कर्ता, है ना, पत्ता गिरने का काम करता है तो ये हो जाएगा कर्ता, है ना। लेकिन अब आप समझो बात को, यहाँ पे ये वाक्य इस तरीके से ये सही नहीं है व्याकरणिक दृष्टि से, लेकिन यही हम कह रहे हैं बार बार। तो पेड़ से पत्ता गिरता है, लेकिन पत्ता पेड़ से गिरता है, ये सही होगा, ठीक है। बाकी आपने समझ में आ गया। और मैं एक बारी और मैं याद करा देता हूँ, और क्या करा देता हूँ, और इस एग्जाम्पल और लगा दूँ। एक एग्जाम्पल कैसे लगा दूँ, जैसे मैंने कहा टहनी से या लता से, है ना, मैंने कहा फूल, मैंने कहा फूल या पुष्प, है ना। चलो मैं बहुत अच्छा वाला वाक्य लिख दूंगा, पुष्प, ठीक है। मैंने कहा पुष्प, है ना, ठीक है, पुष्प टहनी, है ना, टहनी, टहनी है जिसको लता बोलते हो, है ना, लता से क्या होता है, टूटता है या गिरता है, ठीक है, टूटता है। यहाँ भी अलगाव की स्थिति हो रही है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो टहनी है या लता है, जिसको जो भी कोई बोलते हो, वो पेटल्स होते हैं, लगे होते हैं। जैसे अब यहाँ पे इतना मैं साइंस थोड़ी ना पढ़ाता हूँ, जैसे ये है, ये फूल है ना, ये कोई भी फूल है, तो इसके जो होते हैं ये, इसको पेटल्स बोलते हैं, ये, है ना। तो यहाँ से मतलब जो टूटा है, गिरा है, तो यहाँ पे दरअसल टूटने का भाव आया, यानी अलग होने का भाव आया। जैसे यहाँ से गिरा तो ये गिर गया, तो अलगाव की स्थिति में भी यहाँ पे क्या कहते हैं कि पुष्प जो है किससे टूटता है, तो ये टहनी से टूटता है, तो यहाँ पे संप्रदान कारक हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा, ठीक है। और एक बात बता देता हूँ, और कौन बात बताओगे, और मैं बताऊंगा, इसको मैं मिटा के बताऊंगा। देखो, हाँ देखो, यदि मतलब घृणा के भाव हो, ठीक है, तो भी वहां मतलब संप्रदान कारक होगा। जैसे मैंने कहा, मैंने क्या कहा कि मतलब अमीर लोग गरीब से घृणा करते हैं, तो से यहाँ भी अपादान कारक है, ठीक है, बात समझो, ठीक है। और मैंने कहा कि निषेध में, जैसे पाप से, है ना, पाप मत करो, तो यानी कि यहाँ भी संप्रदान कारक हो जाएगा, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बता देता हूँ, जो कि सीधे सीधे एग्जाम में, बड़े बड़े एग्जाम में पूछे गए हैं, वो चीज़ मैं लिखा दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत वाली बात ना हो, है ना। देखो, जैसे अगर डर की बात हो, जैसे भय जिसको कहते हैं, भय, है ना, भय में इसमें क्या होता है, इसमें मतलब संप्रदान कारक होता है। जैसे कि मैंने कहा, मतलब बहुत अच्छे लिखूंगा तो जान जाओगे। जैसे मैंने कहा स्वान भीत, है ना, अब भीत का मतलब होता है डरना, है ना, सॉरी, यहाँ मैंने अपादान लिखना चाहिए था, सॉरी, अपादान, है ना, अपादान कारक है। अच्छा, तो गलती हो गया था बाय मिस्टेक, उसका कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। स्वान भीत, है ना, उसके बाद में मैंने कहा गज भीत, भय भीत, है ना, अश्व भीत, है ना, और उसके बाद में जल भीत, है ना, जल भीत, है ना, फिर और कौन सा भीत, जल भीत, स्वान भीत, भय भीत, है ना। उसके बाद में बहुत सारे भीत हैं, और मैं क्या लिखूं, अग्नि भीत, है ना, अग्नि भीत, है ना, अग्नि भीत, और है ना, गुरु भीत, है ना। अभी देखो भीत, भीत क्या है, भीत का मतलब होता है डरना, है ना, भीत मतलब डरना। अब मैं इसकी जब विभक्ति करूंगा, मतलब इसको, तो स्वान मतलब होता है कुत्ता, है ना, तो कुत्ते से भीत, है ना, यानी कि कुत्ते से डरने की स्थिति, ठीक है, डर हो तो अलग। गज मतलब हाथी से भीत, है ना, हाथी से भी डर रहा है। भय मतलब अपने खुद से भय से भीत, है ना, और अष्ट मतलब घोड़े से भीत, यानी घोड़े से डरना। जल से भीत, जल से डरना। अग्नि से भीत, अग्नि से डरना। गुरु भीत, गुरु से डरना, अपने गुरु से डरना कि पढ़ाएगा मारेगा बहुत, जाएंगे नहीं आज। तो यहाँ से भीत लग रहा है, तो यहाँ पे सीधा अगर भय से भीत, जब इसका विच्छेद करोगे तब इसमें आएगा दरअसल। तो ऐसे एग्जाम्पलर, तुमको एग्जाम्पल बहुत मूर्ख लगता है क्या, तुमको इसे खोल, मतलब इसे पूरा सेंटेंस, पूरा वाक्य एकदम खोल के देगा, ऐसा नहीं होता है। वो ऐसे दे देगा जल भीत में कौन सा कारक है, अब तुम रह गए लो खोखा बन गए, ऐसा नहीं होता।
आप उसका जब करोगे टुकड़ा तो समझ में आएगा। तो इसीलिए जहाँ पे से विभक्ति लगी होगी या ना लगी हो तब भी जान लेना वहाँ अपादान कारक है ना, अपादान कारक है। बात को समझो बस, ठीक है। समझ में तो इतना तो आ ही गया होगा, है ना। और तुलनात्मक अध्ययन में पूछेगा, जैसे मान लिया मैंने कहा कि मनोज अनुज से लंबा है, तो अनुज से लंबा है या पतला है या अच्छा है या मोटा है, तो कुल मिला के वहां अपादान कारक होगा, ठीक बात। कोई दिक्कत वाली बात तो होगी ही नहीं। अब मैं बात करूं किसकी, छठवें की, संबंध कारक। संबंध काकी के संबंध हैं, काकी के संबंध, ना, नी, ने, रा, री, रे और दुनिया भर की चीजें जो संबंध बैठाता है। अब इसकी चीजें क्या होगी कुछ नहीं। इसको पहले आप एग्जांपल ना पता हो ना, पहले इसकी बात। मैंने कहा वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा व सर्वनाम जिसका कर्ता या क्रिया से संबंध हो संबंध कारक कहलाएंगे। नहीं समझ में आया, बिल्कुल नहीं समझ में आया, अच्छी बात है, नहीं समझ में आया। लिखो पहले, वाक्य में प्रयुक्त, ठीक है, संज्ञा व सर्वनाम, है ना, संज्ञा व सर्वनाम, है ना, जिसका कर्ता, ठीक है, व क्रिया से संबंध बताया जाए, ठीक है, संबंध कारक कहलाएगा। अच्छी बात है, बहुत अच्छे से बता दिया तुम, बड़ा लिखवाई के समझो। आप समझो बात को। एग्जांपल मैंने कहा रविंद्र, ना, रविंद्र का मित्र आया है, ठीक है, बात सही बता दी तुमने, रविंद्र का मित्र आया है। तो रविंद्र क्या है, मित्र है, और मित्र का संबंध रविंद्र से है, यानी तो काकी के संबंध बता रहा है ना। आया क्रिया है, तो जब ये का है, मैं दूसरे पेन से लूंगा, तो का कुल मिला के ये संबंध बता रहा है, दोनों का आपस में मित्रता का संबंध बता रहा है। तो यहाँ पे काकी के संबंध है तो संबंध कारक हो जाएगा, संबंध कारक, है ना। ये अब यहाँ मजा आएगा। मैंने कहा मेरी, है ना, घड़ी खो गई है। गई हमेशा शुद्ध वाक्य लिखोगे तो शुद्ध ही पढ़ोगे भी, है ना। मेरी घड़ी खो गई है और मैंने, है ना, अपनी पुस्तक पढ़ ली है ना। अब देखो, अब यहाँ पे हमने मतलब अब आपने वाक्य में कहा था, क्या कहा था, वाक्य में कहा था कि काकी के नानी ने, ये सब आ जाए तो होगा। अब इसमें तो आया ही नहीं, दरअसल ना आए या आए या ना आए। जैसे मैंने कहा मेरी घड़ी खो गई है, तो खोने का वो तो क्रिया है, वो अलग विषय है, मतलब ये क्या कहते हैं, गई मतलब क्रिया है, खो गई, है ना। अब ये देखो मेरी घड़ी आपस में संबंध तो बता रहा है, मेरी घड़ी चाहे काकी के संबंध हो लेकिन संबंध तो बता रहा है, उनका संबंध बताना। मेरी को घड़ी खो गई ऐसा तो होगा नहीं, तो मेरी घड़ी खो गई तो यहाँ भी संबंध कारक होगा, ठीक है ना। तो मेरी घड़ी खो गई है, तो घड़ी खोना मेरी, यहाँ मेरा संबंध बता रहा है। मैंने अपनी पुस्तक लिखी है या पढ़ी है, तो मैंने या मेरी या ये मेरा, मैंने, मेरी, अपना, अपने, अपनी, उसका, उसके, ये भी संबंध तो बता रहा है, तो भी वहां संबंध कारक ही होगा। तो यहाँ संबंध कारक ही होगा, संबंध कारक ही होगा, संबंध कारक ही होगा। तो मैं यहाँ बता रहा था कि संबंध कारक कोई जरूरी नहीं है कि काकी के नानी ने और ये सब संबंध विभक्ति लिखी मिले, है ना, तो वो चीजें यहाँ होती है, ठीक है। मैंने कहा मोहन की बहन, है ना, तो मोहन की बहन मतलब यहाँ पे काकी के, तो ये कभी भी होगा तो काकी के नानी ने, जितने भी होते हैं विभक्ति का प्रभाव लिंग के अनुसार ही होगा, तो यहाँ पे की आ गया। अगर मोहन भाई होता तो मोहन का भाई हो जाता, है ना। तो ये भी ये चीजें हैं, बस सिंपल सी बात है, इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है इसको, ठीक है। अगले पेज पे लिखता हूँ। अब मैं बात करूंगा सतवां अधिकरण कारक, है ना। क्या होते हैं, इसकी विभक्ति होता है में, पर, ऊपर, है ना, नीचे और दुनिया भर की चीजें, लेकिन आपको बताऊंगा कॉन्सेप्ट केवल, सामने मध्य ये भी सब होता है, ठीक है।
तो इसका ले वो पहले मैंने पहले इसकी परिभाषा लिखो। वाक्य में, है ना, वाक्य में क्या हो, वाक्य में कर्ता जिस पर, है ना, वाक्य कर्ता जिस पर, जिस, है ना, होकर कार्य करता है ना, तो क्या कहलाता है वो, मतलब अधिकरण कारक कहलाता है। लेकिन ये बात हमको पता नहीं भी पल्ले नहीं पड़ी। अच्छा ठीक, बात को समझो। मैंने क्या कहा, मैंने कहा चूहा मेज पर बैठा है, ठीक है। तो यहाँ पे पर आ गया अधिकरण कारक, मतलब हो गया। लेकिन ये तो बहुत सिंपल, इसको तो सभी लोग बता लेंगे, ये करता है। और ये देखो कहाँ बैठा है, तो मेज पर बैठा है, तो ये अधिकरण कारक होगा। लेकिन इतना सिंपल का एग्जाम में पूछेगा अधिकरण कारक, है ना। और ये बैठने की क्रिया कर रहा है ना, तो जहां पर मिल जाए, है ना। अब देखो, जैसे मैंने कहा, क्या कहा, मैंने कहा रवीश, है ना, कक्षा, है ना, कक्षा में क्या है, सर्वश्रेष्ठ है ना, सर्वश्रेष्ठ है ना, मतलब कि सर्व बहुत अच्छा है, सबसे अच्छा है। तो अब यहाँ देखो काम को, में है ना, तो में के वजह से जो है कक्षा में या पर कोई भी होगा, तो ये भी क्या होगा, संप्रदान कारक ही, मतलब अधिकरण कारक होगा, है ना, अधिकरण कारक होगा, है ना, अधिकरण, है ना। लेकिन बात ये भी नहीं समझ में आई। मैंने कहा कि एग्जाम्पल लेता हूँ, एक एग्जाम्पल लूंगा, उसके बाद में तो समझ में आएगा। मैंने कहा मनोज, है ना, मैंने कहा मनोज क्या करता है, मनोज अपने अपने पिताजी, अपने पिताजी, हाँ, पर गया है ना। मतलब इसका भाव क्या है कि मतलब मनोज अपने पिताजी पर गया, या मनोज अपने पिताजी के जैसा है, तो के जैसा भी होगा तब भी उसमें जो है अधिकरण कारक होगा, या पिताजी पर या पिताजी के जैसा, तो यहाँ पर के वजह से जो है लिखा है, तो भी यहाँ अधिकरण कारक होगा, है ना, अधिकरण कारक होगा, है ना, अधिकरण। ये चीज आपको समझ में आई होगी, है ना। अब मैं लास्ट वाला कारक ले लूंगा, उसके बाद में हो जाएगी हमारी वीडियो अच्छे से कंप्लीट, है ना, ठीक बात। तो मैं पहला, ये 8वां होगा संबोधन, संबोधन कारक ना, संबोधन कारक, इसकी विभक्ति होती है हे, उसके बाद में अरे, है ना, ये चीजें हैं। बात को समझो, इसमें सिंपल सी बात है, इसमें वाक्य में जो है संबोधन का भाव हो, है ना, लिख देता हूँ, वाक्य में संबोधन का भाव हो, ठीक है। अब जैसे मान लिया मैंने कहा, लेकिन एक चीज में बताता हूँ, दुनिया भर की अब जैसे ये मतलब जितने भी मैंने बताए हैं, 7 कारक मैंने बताए हैं, 7 में से सबकी विभक्ति मतलब क्या कहते हैं कि इस सबकी विभक्ति मतलब बाद में आती थी, लेकिन इसकी विभक्ति मतलब पहले आएगी, मतलब हमको समझ में नहीं आया, अभी समझ में आया। जैसे मैंने कहा हे भगवान, है ना, फिर इसमें ये एक्सक्लेमेटरी वाला सिंबल लगाए, रक्षा करो, है ना। अब देखो इसमें ये विभक्ति यहाँ पहले आई है, मतलब ये इसके पहले आई है, हे के वजह से जो है ये बन रहा है भगवान। तो ये भगवान क्या है, ये हे विभक्ति की वजह से भगवान संबोधन में चला गया, संबोधन। जबकि सब जितने होते थे, या फिर मतलब कर्ता के पहले आते थे या उसके पहले आते थे, मतलब कहने मतलब यह है कि ये विभक्ति हे वाली पहले आ गई, यही मैं बताना चाहता हूँ। ये शब्द के पहले आती है, मतलब वो शब्द के बाद में जितने 7 विभक्तियां लिखी मैंने वो शब्द के बाद में आती हैं, लेकिन एक मात्र ऐसी विभक्ति है संबोधन कारक वाली, उस शब्द वो जो है शब्द के पहले आएगी, है ना। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा कि कह क्या रहे हैं, आपको समझ कैसे नहीं आया बताओ। मैंने कहा हे प्रभु रक्षा करो, तो हे प्रभु, प्रभु संबोधन है। मैंने कहा ओहो क्या हुआ, तो ओहो, तो मैंने कहा ओह 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 ये क्या हुआ, है ना। हे हरिराम जगन्नाथम प्रेमानंद, ये क्या हुआ, तो हे हरिराम प्रेमानंद, हे हरिराम, तो पहले हे हरिराम आगे आता है, उसके बाद में तो वहां संबोधन कारक होता है, यहाँ पे आपका संबोधन कारक होगा, है ना। यही भी बात मैं बार बता रहा हूँ, तो संबोधन कारक होगा, कारक होगा। बस इतना कंप्लीट हो गया। मैंने पूरी डिटेल में मैंने पूरा का पूरा व्याख्या कर दिया है, अब कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं, जहां तक 110% है ना।